नमस्कार, आपके अपने न्यूज चैनल NSE 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दिव्य गौड़। हम अक्सर कई तरह के गेस्टों के साथ में बात करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को हमारे चैनल में बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी जिंदगी के पहलुओं के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की हम कोशिश करते हैं। और समाज को और सोसाइटी को हम ये संदेश देते हैं कि क्यों ना हमें उनकी तरह बनना चाहिए या उनके साथ में उनकी तरह बने तो समाज में हमारा भी कुछ अच्छा योगदान होना चाहिए। ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ में, तमाम टॉपिक के साथ में, बिंदुओं के साथ में हम किसी ना किसी गेस्ट के साथ में जुड़ते हैं और हम अपनी तरफ से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम आपको अतीत से आज तक के सफर को लेकर चलेंगे और बताएंगे, जिसमें जोश भी होगा, उमंग भी होगा, त्याग भी होगा, बलिदान भी होगा और कर्तव्य की भावना और देशभक्ति की भावना टूट कूट के भरी हुई होगी। हम आज बात करने वाले हैं शहीद आजम भगत सिंह के परिवार जनों से। आज हमारे साथ में शहीद आजम, शहीद शिरोमणि भगत सिंह जी के भतीजे हमारे साथ में मौजूद हैं और उन्होंने NSE 9 न्यूज़ को ये समय दिया। इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं और हम इस चीज़ के लिए उनका आभारी रहेंगे। तो हम सीधे चलते हैं उनके पास में, जो आज के हमारे बहुत ज़्यादा प्रीसियस और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गेस्ट हैं। ये गेस्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को पता लगे कि वो कौन से जुनूनी लोग थे, वो कौन सा खून था जो उनकी रगों में चल रहा था, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में, जिस उम्र में आज की युवा पीढ़ी मौज मस्ती के बारे में सोचती है, उन्होंने देशभक्ति के बारे में सोचा और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया सिर्फ एक देश के लिए। ये बड़ी बात है और गंभीर भी है। तो हम सीधे चलते हैं सबसे पहले हमारे गेस्ट के साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका NSE 9 न्यूज़ पे। नमस्कार जी, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को, श्रोताओं को। सर बहुत बहुत धन्यवाद भी हम आप पूरे चैनल की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत कम समय में हमें समय दिया और हमसे बातचीत करने के लिए। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आप शहीदों के बारे में और इतिहास के उस काल के बारे में बात करने के लिए आए हैं जो बहुत प्रेरणा देता है आज की। जी। सर, मैं नाम आपका जानता हूँ, आपके परिवार को जानता हूँ, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब कुछ आपके मुंह से कहलवाऊं और बुलवाऊं। क्यों? क्योंकि उसकी आधिकारिकता पुष्टि आप ही कर पाएंगे। जी। तो मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा, आपका नाम भी आपको खुद ही लेना है, आपको बताना है कि आप कौन है, आपका परिचय भी आपको खुद ही देना है। मैं किरणजीत सिंह, शहीद भगत सिंह जी का भतीजा हूँ, उनके छोटे भाई सरदार कुलतार सिंह का बेटा हूँ और मेरे पूरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ये शुरू हुआ 1890 के निकट, जब महर्षि दयानंद पंजाब आए तो मेरे परदादा जी सरदार अर्जुन सिंह, भगत सिंह जी के दादा, उनसे मिले और उनसे प्रभावित हुए। स्वामी दयानंद जी ने उन्हें अपने हाथों से दीक्षा दी और वो आर्य समाज में आ गए। उन्हीं की प्रेरणा थी कि उनके तीनों पुत्र सरदार किशन सिंह, भगत सिंह जी के पिता, और उन भगत सिंह जी के 2 चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, ये सभी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुए। सरदार किशन सिंह जी पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 42 मुकदमे चले राजद्रोह के। जो छोटे चाचा स्वर्ण सिंह जी थे, उन्हें भी राजद्रोह में गिरफ्तार किया गया
1910 में लाहौर सेंट्रल जेल में अंग्रेजों की यातनाएं सहते हुए उनका बलिदान हो गया। सरदार अजीत सिंह जो भगत सिंह जी के बड़े चाचा थे, वो एक किसान नेता थे जिन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलके 1905 में पगड़ी संभालो जट्टा के नाम से एक किसान आंदोलन पंजाब में खड़ा किया, लायलपुर में, पश्चिमी पंजाब में। वो कुछ कानून सरकार ने बनाए थे जो किसानों का शोषण करने के लिए थे, उनके विरोध में था, और वो एक जबरदस्त उन्होंने नेतृत्व दिया किसानों को। सरकार घबरा गई और लाला लाजपत राय को और सरदार अजीत सिंह को बर्मा में निर्वासित कर दिया। 2 वर्ष बाद वो छुट के आए और फिर लंबी जेल होने के डर से उनके साथियों ने कहा कि आप विदेश चले जाएं। तो अगले 39 वर्ष वो यूरोप में रहे, विभिन्न देशों में, ईरान में रहे, ब्राजील में रहे, और उसके बाद उन्होंने नेताजी के साथ मिलकर वहां आईएनए का गठन किया और 1947 के शुरू में वापस आए। पूरा जीवन उनका निर्वासन में बीत गया। एक इस परंपरा से, इस विरासत से भगत सिंह आए, और जब बचपन में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो उनके दादाजी ने उन्हें गोद में उठाया और उनके बड़े भाई थे जो अल्पायु में जिनका निधन हो गया, जगत सिंह और भगत सिंह दोनों को, और कहा कि मैं अपने दोनों पौत्रों को देश की सेवा के लिए समर्पित करता हूं। तो यहीं से वो नींव पड़ गई जिससे उनका भविष्य का जीवन बना। उन्होंने प्रेरणा ली महाराणा प्रताप से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, रानी लक्ष्मीबाई से, और उनके प्रेरणा स्रोत थे खुदीराम बोस, एक युवा बंगाली क्रांतिकारी शहीद, और करतार सिंह सराबा जो 19 वर्ष की आयु में अमेरिका से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के आए गदर पार्टी में, और उन्हें फांसी दी गई। तो ऐसे महान लोगों के, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्होंने अपने चारों पुत्रों को देश के लिए और समाज के लिए न्यौछावर कर दिया, ये सब उनके प्रेरणा स्रोत थे। वैसा पूरा परिवार में संस्कार थे, समर्पण की भावना थी, और ये आपने कहा कि ये सारी की सारी जब चीजें, ये नींव परिवार के संस्कार उनके आने से पहले ही ये बन चुकी थी। लेकिन आपने वो नाम बताए हैं जिन नामों को हम आज सिर्फ कागजों में, किताबों में पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय, आज अजीत सिंह जी, बोस साहब, जिनको हम देखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे आज की युवा पीढ़ी के लिए और जो देशभक्त है उनके लिए कहीं ना कहीं वो रोल मॉडल आज भी है। जब भी आजादी का बात होती है तो कोई भजन सिंह के गाने चलते हैं तो वो नसों में वो उठाव आना स्वाभाविक हो जाता है, और नसों में वो जोश आ जाता है कि हम भी कुछ। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि वो जो जोश है वो कहीं ना कहीं या तो 23 मार्च को पैदा होता है, या जब जब हम उनकी बातें करते हैं तब तक पैदा होता है। मेरा सवाल ये है कि वो जोश ठंडा क्यों पड़ गया, या वो जोश ठंडा आज की नौजवान पीढ़ी को सिर्फ 2-5 दिन के लिए ही क्यों याद आता है? असल में हमने अपनी नई पीढ़ी को आइकॉन के तौर पे उन्हें नहीं पेश किया। हमारे आज के आदर्श आइकॉन हैं क्रिकेट के खिलाड़ी और बॉलीवुड के अभिनेता जी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। वो फिल्मी हीरो हैं, वो असली हीरो नहीं है। इन्होंने रियल लाइफ में किया, वो रियल लाइफ में बिल्कुल सिर्फ स्पेलिंग का ही फर्क है। भगत सिंह जी पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जी, 5-6 फिल्में बनी है, पंजाबी में भी, हिंदी में भी बहुत सारी मूवीज बनी है। तो जो भगत सिंह जी का रोल करते हैं वो सिर्फ फिल्म में, रील में हीरो हैं। असली हीरो तो वो लोग थे। आज के इस युग में जब आपाधापी मची है और कंज्यूमरिज्म है पूरा, ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपने परिवार छोड़ दिए, अपना सुख, शांति, संपत्ति, परिवार सब छोड़ के, उन्हें पता था कि इसमें सिवा कष्ट के और मौत के कुछ नहीं मिलेगा। कांटों भरी राय थी जी, बिल्कुल कांटों भरी राय थी। तो वो लोग उस पे गए और उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, और उनका कोई स्वार्थ नहीं था। उन्हें कोई इच्छा नहीं थी कि उनकी पूजा की जाए या उनका नाम हो। उन्हें तो सिर्फ एक चाह थी कि देश आजाद हो। जो बेइज्जती वो महसूस करते थे गुलाम होने के नाते, वो आने वाली पीढ़ियों को ना देखनी पड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS बन गए थे। आज भी हम लोग
कामना करते हैं कि बच्चा सिविल सर्विसेज में आ जाए, और उस जमाने में तो बहुत बड़ी बात थी, वो उस चीज को ठोकर मार के क्रांतिकारी संघर्ष में, देश की आजादी के संघर्ष में आए। तो उन लोगों की आप भावना देखिए, वो भावना अगर आज उसका कुछ लेश मात्र भी नई पीढ़ी में आ जाए तो देश बिल्कुल बदल सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उस इतिहास को नहीं समझा, उसे नहीं पढ़ाया। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई उन्होंने इसे दबाना, इसे गर्त में डालना ज्यादा उचित समझा। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले तो ये हुआ कि विभाजन हो गया। भगत सिंह जी और ये सब लोग जिस क्षेत्र में थे पश्चिम पंजाब में, वही पाकिस्तान में चला गया। और उसके बाद जब आए तो सारे लोग इतने उखड़ गए, शरणार्थी बन के आए, तो अपने रोजी रोटी की फिक्र पड़ गई। इस दौर में उनके इतिहास को भुला दिया गया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत वर्षों बाद जब देश के हालात काफी खराब हुए, कहीं नक्सलवाद की समस्या आ गई, कहीं चीन का आक्रमण हो गया, तब उन सरकारों को ये महसूस हुआ कि फिर से हम याद करें उस देशभक्ति के जज्बे को। तब थोड़ा थोड़ा नाम लेना शुरू किया। आपने एक बात कही जो मैं पूछना भी चाहता था। उस टाइम का पंजाब जो आज पाकिस्तान में गया हुआ है, लेकिन आपका घर वही था जी। वो आपने देखा, वो जगह देखी, आज वहाँ की स्थिति कैसी है? और जब आप उस परिवार में पैदा हुए होंगे या आपके पुरखे पैदा हुए होंगे, उस टाइम का वातावरण, माहौल कैसा था? आज का वो देखते हैं जो पाकिस्तान में चला गया, उसका माहौल कैसा है? तो जब आप वहाँ जाते हैं तो किस तरह की एक अंदर में एक भावना उठती है? जो मेरे से पहली पीढ़ी मेरे पिताजी थे, वो बड़ी बहुत वर्षों तक इच्छा रखते थे कि वो अपने घर को देख के आए जहाँ से वो आए हैं। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है वीजा नहीं मिलता और व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला 2003 में बहुत सारे पाकिस्तानी संसद सदस्य भारत आए। उनमें से कुछ लोग मेरे शहर में अपने संबंधियों को मिलने आए, तो मेरे एक साथी उन्हें पिताजी से मिलाने के लिए ले आए। वो तब जीवित थे, मेरे फादर। तो वो बड़े भावुक हो गए, जो संसद सदस्य पाकिस्तान के थे। चौधरी मंजूर उनका नाम है, और उनकी निर्वाचन क्षेत्र फिरोजपुर के साथ लगता हुआ है, जहाँ भगत सिंह जी की समाधि है, उससे अगला उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो उन्होंने कहा कि आप सरदार जी लाहौर आए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो नहीं जा पाए, उन्होंने मुझे भेज दिया। तो मैं 3 दिन वहाँ कॉन्फ्रेंस चली, उसमें शामिल हुआ भगत सिंह जी के बलिदान दिवस पे, और फिर अपने पैतृक गांव जो भगत सिंह जी का जन्म स्थान है वहां भी गया। तो उस घर को, जो उसमें रहते हैं, उस घर को किसी को अलॉट कर दिया उन्होंने, भारत बेच दिया होगा, भारत से गए हुए शरणार्थी को अलॉट कर दिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। तो लेकिन जब अब वहाँ लोग जाने लगे, उन्हें पता चला और वो जो घर है वो भी हिंदू के पास में है कि मुसलमान? वहाँ सारे मुसलमान है, लेकिन वो बहुत इज्जत करते हैं, और उन्होंने उसे एक म्यूजियम के तौर पे बना लिया है। अच्छा। क्योंकि अब जितने सिख दर्शनार्थी गुरुद्वारों में दर्शन करने के लिए आते हैं, खासतौर पे अमेरिका, कनाडा से, इंग्लैंड से, वो सब, उनका एक पॉइंट वो भी है, वहां भी जाते हैं। वो तो गुरुद्वारे के बाद वहां भी दर्शन करते हैं, तो इसलिए बहुत लोग आते हैं वहां। तो लोगों में बड़ा जज्बा है। वहां पर नौजवान जो थे, आप यकीन नहीं करेंगे, 3000 पाकिस्तानी युवा 2 दिन तक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आए। और 23 मार्च के दिन एक जुलूस बना के, जुलूस की शक्ल में हम लोग सभा स्थल से, और भगत सिंह जी की फांसी जहां हुई, वो जेल अब नहीं है, तोड़ दी उन्होंने, क्योंकि शहर के बीच में आ गई। तो उसमें एक चौक बना हुआ है उस जगह पे जहाँ फांसी हुआ था। अच्छा। उसे शादमान चौक कहते हैं। तो वहां तक जुलूस लेके गए, और सारे नवयुवक 1000 के करीब थे, नारे लगा रहे थे, भगत सिंह सरहद के उस पार भी जिंदा है, भगत सिंह सरहद के इस पार भी जिंदा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब पाकिस्तान बना तो यहाँ तो कुछ थोड़ा बहुत पता था, नहीं था, वहां सारे इतिहास को ब्लैकआउट कर दिया। सिर्फ जिन्ना ने आजादी दिलाई ये बताया गया, गांधी, नेहरू, कोई भी इतिहास का भारतीय पक्ष नहीं बताया गया। ये तो जब डीटीएच चला जी, और लोगों ने फिल्म्स देखी, मूवी भगत सिंह जी, तो उनमें चेतना आई, तब वो मैसेज वहां पहुंचने लगे लोगों के पास में। तो बहुत आदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और गिला भी करते हैं कि भाई आप लोग आते नहीं यहाँ।
तो अब क्या करेंगे, मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, वीजा नहीं मिलता या सरकारें। और पाकिस्तान चले जाएं तो गवर्नमेंट की नजर तो वैसी रहती है क्या कि पाकिस्तान ही गए हो। तो क्योंकि भगत सिंह जी का बलिदान किसी एक प्रांत के लिए, नहीं था। एक धर्म के लिए, एक इलाके के लिए नहीं था, वो पूरा देश के लिए। अब तो श्रीलंका, बर्मा, सारा कुछ एक ही था, अफगानिस्तान तक सारा, उनका बलिदान तो सबके लिए था। सबके लिए। और वो लोग इस बात को महसूस करते हैं जो आज की पीढ़ी है, और वो बहुत प्यार करते हैं। दूसरी बात, जैसे हम बलिदान शिरोमणि की जब बात करते हैं तो सबसे पहला नाम भगत सिंह जी का ही आता है। अगर अपन बच्चों के बच्चे से पूछते हैं, फिर राजगुरु, सुखदेव, तो कहीं ना कहीं ये राइम्स बन जाती है कि तीनों का नाम जुड़ा हुआ रहता है जी। उसके बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, या कई ऐसे बहुत अनगिनत नाम है जिन्होंने देश के लिए बहुत अपने कुर्बानी दे, बलिदान सब कुछ दे दिया उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि मैं क्यों दे रहा हूँ। जी जी। उन्होंने एकदम उस भावना से किया। लेकिन कई बार कई जगह अनायास बातें उठती हैं कि अगर गांधी चाहते तो उनकी फांसी रुक सकती थी, अगर गांधी चाहते तो एक लेटर लिखा जा सकता था, अगर गांधी चाहते तो ये चीज हो सकती थी, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं लिखा। उसके पीछे कई मत हैं। व्यक्तिगत रूप से आप सब लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हो, आपको सब कुछ पता है कि क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो क्या बेसिकली वो घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा। बात ये है कि गांधी जी के साथ उनके वैचारिक मतभेद थे, और आप हैरान होंगे कि 1920 के आसपास तो भगत सिंह जी गांधी जी के अनुयायी थे। ये सभी लोग, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोरा, और उन्होंने असहयोग आंदोलन में पूरा भाग लिया। लेकिन जब चौरा चौरी कांड हुआ, एक थाने पुलिस ने गोली चलाई गोरखपुर में, और लोगों की भीड़ ने जाके थाने को आग लगा दी। 5 या 10 पुलिस वाले उसमें जल गए, मर गए। तो उसपे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो लोगों को ये लगता था सबको कि आजादी बिल्कुल करीब आ गई। तो इन सब लोगों के मन में विद्रोह का भाव उठा कि इतने बड़े देश में अगर एक घटना हो गई, उन्होंने भी किया, उस प्रोवोकेशन में लोगों ने आग लगा दी, तो आपको आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। ये लोग अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के गए थे, तो भविष्य अंधकार में था, आंदोलन समाप्त हो गया, तो इन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया। तो बेसिक तो फर्क यहाँ से आ गया। उसके बाद गांधी जी डोमेनियन स्टेटस मांगते थे, वो पूरी आजादी नहीं मांगते थे। अच्छा। तो भगत सिंह जी ने सबसे पहले कहा, उनकी पार्टी ने, मतलब HSRA ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। उसे ही बाद में उन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन पहले इन्होंने कहा। तो वहीं से फर्क पड़ गया। और भगत सिंह जी का कहना यह था कि भाई यूटोपियन अहिंसा जो है ये नहीं चलती। आपने महाभारत भी देखा, कृष्ण जी ने कहा कि हथियार उठाने पड़ते हैं, जस्ट कॉज होना चाहिए, आपका जो मोटिव है वो ठीक होना चाहिए। हथियार तो हमारे सैनिक भी उठाते हैं जब जंगों पे लड़ते हैं, जंग होती है, लड़ाई होती है, है तो हिंसा, लेकिन करनी पड़ती है अपने अस्तित्व बचाने के लिए। तो ये बात थी। भगत सिंह जी की पॉपुलैरिटी जो हुई, एक तो वो बहुत बड़े अध्येता थे, मैं उनके बारे में आपको बताऊं, उन्होंने बहुत अध्ययन किया पुस्तकों का। भगत सिंह जी ने सैकड़ों किताबें जेल के अपने दौर में पढ़ी और लिखी भी। अच्छा। कुछ लेख लिखे। लेख तो उन्होंने बचपन से लिखने शुरू किए। अछूत समस्या पर, भारत में राष्ट्रभाषा कौन सी हो, सांप्रदायिक दंगों का क्या इलाज हो, इसके बारे में बहुत लेख लिखे उस जमाने में। और आज भी वो रिलेवेंट है। आज भी वही मुसीबतें हैं, वही प्रासंगिक है आज भी उनके सारे विचार। तो मूल रूप से, और फिर उन्होंने, भगत सिंह जी का और दूसरे क्रांतिकारियों का ये भी फर्क है कि बाकी सब लोग, लाखों लोग शहीद हुए और वो पूजनीय है, लेकिन उनका बलिदान सिर्फ अंग्रेजों को भगाने तक का था कि आजाद हुए। भगत सिंह जी ने ये कहा कि सिर्फ अंग्रेज चले जाएं और एक गोरा शासक हटके काला बैठ जाए, ये आजादी नहीं। जब तक सामाजिक परिवर्तन नीचे तक नहीं होगा और जो समाज के अंतिम छोर पे आदमी खड़ा, उस तक आजादी का लाभ नहीं पहुंचे, तब तक इसे पूरी आजादी हम। कितनी गहरी सोच थी उस जमाने में, उस माइंडसेट में। तो इसीलिए आप देखते हैं बाकी सब शहीद हैं, और वो शहीद आजम इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने विचार दिया कि देश कैसा हो। लेकिन गांधी जी के साथ में, गांधी जी के साथ ये हुआ कि जो ये काम कर रहे थे, इन्होंने लाला लाजपत राय की
मौत का बदला लिया, उस सैंडर्स को का वध किया जिसने उन पर लाठी चलाई। बिल्कुल। वो इसलिए इन्होंने एक्शन किया कि चित्तरंजन दास बंगाल के बहुत बड़े नेता थे, उनकी पत्नी वासंती देवी ने कहा कि एक वयोवृद्ध नेता को लाठीचार्ज करके दिन दहाड़े शहीद कर दिया, तो क्या देश की करुणाई में कोई आदमी ऐसा है जो इस अपमान का बदला लेगा? तो पार्टी ने कहा कि ठीक है, हम इसका बदला लेंगे, और उन्होंने लिया। और फिर जब दो बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, केंद्रीय असेंबली में जहां लोकसभा बैठती है उस सदन में पेश किए गए, तो इसका विरोध करने का इन्होंने इरादा पक्का किया। पहले किसी और की ड्यूटी लगी तो वो फेंके बम जाके, लेकिन फिर पार्टी ने कहा कि भाई आपसे ज्यादा अपने मोटिव को, अपनी बातों को कोई नहीं कह पाएगा, तो आप जाएंगे। तो भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त गए और इन्होंने वो बम फेंके। वो किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, एक सिंबॉलिक था, बस सिंबॉलिक आवाज करने वाले थे, और वो भागे भी नहीं वहां से। उन्होंने गिरफ्तारी दी और 2.25 साल मुकदमा चला, जिसमें उन्होंने कोई वकील नहीं किया और अपने आप को डिफेंड किया। ये कहा कि हमने क्यों किया, हम मानते हैं हमने किया, सजा पाने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन क्यों किया ये बताने के लिए हम लोग आए। तो गांधी जी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तविकता ये है कि कोई और लोकप्रिय हो जाए, उनसे ज्यादा हो जाए, उनके बराबर आ जाए, एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग भी बोलते हैं शायद। असली बात ये वो नहीं पसंद करते थे। उन्होंने, नेताजी जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए उनकी मर्जी के खिलाफ, तो उन्होंने उसे भी बर्दाश्त नहीं किया और नेताजी को इस्तीफा देना पड़ा। तो इसी तरह वो इनसे भी वो थे। हालांकि कांग्रेस का जो यंगर एलिमेंट था, नौजवान थे, वो सब चाहते थे कि भगत सिंह की फांसी रुके। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पत्रिका में एक लेख लिखा जो इस चीज को प्रतिबिंबित करता था कि इनकी फांसी उम्र कैद में बदल देनी चाहिए। तो इस पर गांधी जी बहुत नाराज हुए नेहरू जी से। तो उन्होंने ये कहा कि भगत सिंह की पूजा से गुंडाइज्म फैलता है, उन्होंने ये कहा, और ये कहा कि ये कल्ट ऑफ बॉम्ब है। तो भगत सिंह जी ने उसके जवाब में लेख लिखा, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ये उन्होंने लेख लिखा और जवाब दिया उसका। तो जो गांधी जी पर आरोप है वो बात ये है कि उन्होंने बात तो की होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मन से नहीं की होगी। नहीं, लेकिन उन्होंने इसे मुद्दा नहीं बनाया। वो कहते हैं लॉर्ड इरविन से 5 मार्च को उनकी मुलाकात हुई। अगर वो कहते कि भाई अगर आप फांसी दोगे तो हम बात नहीं करेंगे या इसे क्विट करते हैं, तो उन्होंने चलते चलते कहा कि भाई एक बात ये भी है कि भाई आप फांसी, तो वायसराय ने कहा कि हम सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ दिन आगे डाल देंगे। कहने वाले ये कहते हैं कि गांधी जी ने ये कहा कि भाई अगर आपने करना ही है तो जब मर्जी करो, मेरे पे दबाव बहुत है, जल्दी कर दो, जो फटाफट करना है कर दो, तो बाद में जब हो जाएगी तो मैं माफी मांग लूंगा कि मैं कुछ कर नहीं पाया। जब तक वो जिंदा रहेंगे तो मेरे पे प्रेशर, क्योंकि उस समय देश में वो एक जलजला भी उठ रहा था जबरदस्त कि हाँ भाई इन पे भी दबाव था कि कम इनको बोलना चाहिए, या बहुत दबाव था, कांग्रेस के अंदर से ही था। तो जब 23 मार्च को फांसी हुई, 25 मार्च के बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन था। जब गांधी जी वहां गए हैं तो कांग्रेस के लोगों ने उनका विरोध किया और कहा कि भगत सिंह के हत्यारे वापस जाओ, और उन्हें काले गुलाब भेंट किए। हालांकि मेरे दादाजी जो हैं उन्होंने शांत कराया कि भाई अब ये समय आपस में झगड़ने का नहीं, हमें आजादी के लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए। हम तो फिर भी अपने संस्कार पे चल रहे थे। जी। तो लेकिन मैं इसमें एक बात और कहनी चाहूंगा कि हालांकि ये विवादित बात है कि भाई उन्होंने कहा या नहीं कहा, भगत सिंह जी खुद नहीं चाहते थे कि फांसी रुके। वो चाहते थे कि आत्म बलिदान से देश को जगाएं। एक भगत सिंह जाए तो लाखों भगत सिंह पैदा। मेरे सीने में नहीं सी, तेरे सीने में सही, यहाँ कहीं ना कहीं जल्दी। उनके साथियों ने उन्हें कहा कि आप मर्सी पिटीशन, दया की प्रार्थना वायसराय से करें। उन्होंने मना कर दिया। तो लेकिन कहा, उन्हें ये कह दिया, जब बहुत दबाव डाला साथियों ने कि भाई आप लिख के लाना कर। उस रात को उन्होंने वायसराय को एक चिट्ठी लिखी कि हम पर यह आरोप है कि हमने ब्रिटिश राजा के खिलाफ युद्ध किया है, तो इस नाते से हम युद्धबंदी हैं, और हम ये मांग करते हैं कि बजाय फांसी देने के ब्रिटिश फौजी दस्ता भेज के हमें गोली से उड़ाया जाए, जैसे युद्धबंदियों को उड़ाया जाता है। तो साथियों ने जब अगले दिन देखा, उन्होंने कहा आपने ये क्या किया? तो भगत सिंह जी ने कहा कि मेरे आदर्श इतने ऊंचे हैं कि जीवन बचाने के लिए मैं उनकी बलि नहीं दे सकता, और देश को जगाना है तो बलिदान तो देने होंगे। तो वो इस
जीवन मृत्यु की बात से और अपने आप को बचाने की बात से बहुत ऊपर थे। गांधी जी चाहते ना चाहते, वो चाहते थे कि मेरा बलिदान हो और युवा उससे प्रेरणा लें। मतलब मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा भावुक भी हो रहा हूँ कि जी, हाँ जी। भाई, कि क्या जुनून और क्या दिमाग में बैठा होगा कि एक मेरे बलिदान से अगर पूरा भारत जागता है तो बिल्कुल दूंगा तो मैं दूंगा। और जब उन्हें फांसी की सजा हुई तो ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट है कि उनका वजन बढ़ गया। मुझे एक बड़े नेता कह रहे थे कि भाई जब किसी को फांसी की सजा हो जाती है, चाहे कितना भी शरीर से बलिष्ठ हो, 2 आदमी पकड़ के फांसी घर तक ले जाते हैं, अपने पैरों से चल के जाया नहीं जाता। मतलब समझा नहीं, दोबारा बताइए कैसे। मतलब अगर नॉर्मली किसी को फांसी हो जाए, चाहे वो पहलवान भी हो, तो पैरों में इतनी शक्ति नहीं रहती उसके कि अपने पैर से खुद चल के चला जाए। जब वो सोच के कि हाँ भाई मैं टूट जाता है कि भाई कल फांसी होने वाली है ऐसे। यानी अगर आप किसी दुर्घटना में मारे जाए तो एकदम हो जाता है, लेकिन जब आपको पता है कि भाई फलां दिन फांसी लगनी है तो टूट जाता है आदमी। लेकिन उनका वजन बढ़ गया। वो उस परीक्षा की घड़ी में इंतजार कर रहे थे कि कब वो टाइम आए और हम देश को एक उदाहरण दे सकें। उन्होंने जब फांसी के तख्ते पे गए तो एक नौजवान ब्रिटिश मजिस्ट्रेट था जो वहां ऑब्जर्व करने के लिए आया हुआ था, सुपरवाइज करने के लिए। तो भगत सिंह जी ने उसे कहा कि मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप आज इसके साक्षी बनेंगे कि हिंदुस्तान के युवा सिर्फ ऊंचे ऊंचे आदर्शों की बात नहीं करते, वो कैसे हंसते हंसते अपना प्राणोत्सर्ग करते हैं। आप इसके साक्षी बनेंगे आज। तो उनके मन में एक बार भी ये कल्पना नहीं आई कि हम अपने जीवन को बचाएं। लोगों ने बहुत कहा, बड़ा जिस समय फांसी का समय हुआ, मतलब एक दिन पहले ही हो गया, आपको मालूम है, और वो भी विरोध को देखते हुए तो किया कि आप ये कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल स्थिति है कि मतलब कई लोग ऐसा नहीं कि जेल के अंदर ही घुस जाएंगे। फांसी से 20 दिन पहले 3 मार्च को परिवार की भेंट हुई। अंतिम मुलाकात 23 मार्च की सुबह होनी थी। अच्छा, 23 मार्च की सुबह होनी थी पूरे परिवार। 24 को फांसी थी ना जी, एक दिन पहले लास्ट मीटिंग थी। तो सरकार ने ये एक नियम बना दिया, लगा दिया कि सिर्फ माँ बाप और भाई बहन मिलेंगे। मतलब भगत सिंह जी के दादा दादी और दोनों चाचियां जो विधवा थी, एक विधवा थी और एक के पति निर्वासन में थे, वो लोग नहीं मिल पाएंगे। हालांकि वो भगत सिंह जी को बहुत गहराई से प्यार करते थे, माँ बाप से भी ज्यादा। तो इसके विरोध में उन्होंने कहा पूरे परिवार ने कि भाई अगर इन्हें नहीं मिलने दोगे तो कोई नहीं मिलेगा, और कोई नहीं मिला। कोई मिला भी नहीं, कोई अंतिम भेंट नहीं हुई। और आप हैरान हो, मतलब वो जो 23 मार्च वाला जो एक दिवस मिलना था वो विरोध में छोड़ दिया, बाइकआउट कर दिया। उससे पहले लास्ट मुलाकात किसकी? 3 मार्च को हुई। 3 मार्च सब लोगों की, सबकी हुई थी, मतलब परिवार की। तो 23 मार्च को शहीद राजगुरु की मां पार्वती बाई पूना से चल के लाहौर आई थी अंतिम भेंट के लिए। जरा कल्पना कीजिए, उस मां ने कहा कि अगर भगत सिंह का परिवार नहीं मिलेगा तो मैं भी अपने बेटे का मुंह अंतिम बार नहीं देखूंगी। बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा जिगरा होगा जिसका, माता का, जिसने कहा कि मैं भी नहीं मिलूंगी, और नहीं मिले। मतलब ये एक यहाँ पे कहने के लिए बहुत आसान और सरल सी चीज लगती है, लेकिन जब आप इसको सोचते हैं कि ये हमारे साथ में छूट जाएगा, तो हम क्यों ना उसको आज पकड़ें। और हम छोड़ रहे हैं, बिल्कुल सात्विक भाव से, सम्यक भाव से छोड़ रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या माइंडसेट किया होगा या क्या धारणा? जिस समय फांसी हुई उस शाम बाहर मेन गेट पे, सेंट्रल जेल लाहौर में मेन गेट पर हजारों की भीड़ थी जो यही कह रही थी कि भाई इनकी फांसी की सजा कम्यूट करके उम्र कैद में बदल दें, क्योंकि भगत सिंह जैसे लोग रोज पैदा नहीं होते। एक इंटेलेक्चुअल विचारधारा थी जिनकी, वो सिर्फ एक आदमी नहीं थे, वो विचारधारा थी। तो मेरे दादाजी सरदार किशन सिंह जी और सब लोग थे वहां पे, मेन गेट पे बैठे थे। तो तभी अंदर से सूचना आई कि भाई कुछ और नारे लिखने लगे, इनकलाब जिंदाबाद की, जब उन्हें लेके चले। तो मेरे पिताजी वहां थे बैठे हुए किसी अखबार के ऑफिस में, मिलाप अखबार थी, उसके संपादकीय कार्यालय में थे। वहां सूचना आई कि फांसी दे दी है 7 बजे शाम को, 7:30। अच्छा, मतलब दे दी। तो पिताजी दौड़ के गए, 12 वर्ष के थे, और जाके दादाजी के कान में कहा कि भाई फांसी हो गई। तो सरदार किशन सिंह जी ने उन्हें जाके बताया कान में कि भाई फांसी दे दी। वो बड़े भाई थे, छोटे भाई थे? वो सबसे बड़े थे। अच्छा, आपके पिताजी सबसे बड़े भाई थे? नहीं, भगत सिंह जी। अच्छा, भगत सिंह जी सबसे बड़े थे और बाकी सब लोग छोटे थे। अच्छा, ये तीसरे नंबर पे थे मेरे पिताजी। तो सरदार किशन सिंह जी ने धैर्य बनाए रखा
और सब लोगों को कहा भी हम यहाँ से थोड़ा हटके पब्लिक मीटिंग जो है फलां चौक में करते हैं, और वहां से उन्हें ले गए। उन्होंने कहा कि ये ना हो कि एक भगत सिंह को बचाने के लिए आए और यहाँ गोली चल जाए, दंगा बलवा हो जाए और कई भगत सिंह देने पड़ जाए। तो धैर्य नहीं खोया, आप देखिए बिल्कुल। तो सब लोग इस बात के लिए तैयार थे कि भाई देश बलिदान मांगता है और वो हमें देना है, और दे ही रहे थे बहुत अरसे से। तो भगत सिंह जी का जो जेल का जीवन रहा, एक तो उन्होंने कोई वकील नहीं किया। जब वो अदालत में जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे उत्सव हो, गजलें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वहां गुनगुनाते थे। तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट भी और जो सरकारी वकील थे वो इससे थोड़ा चिढ़ते थे कि भैया बीच में ये क्यों कर रहे हो, लेकिन उन्होंने एक उत्सव के तौर पर किया। मेरे पिताजी पढ़ते थे तो एक बार वहां मुकदमे की तारीख पे गए, और जब लंच का ब्रेक हुआ तो जाके कहा कि भाई साहब वीरा जी मैं पास हो गया हूँ, कक्षा में अपनी पास हो गया हूँ। ये उनको कहा भगत सिंह जी को? भगत सिंह जी ने कहा कि मिठाई कहाँ है? हाँ। तो उन्होंने कहा मैं मिठाई नहीं लाया। तो कहने लगे भाई ऐसे नहीं मैं मानूंगा, अगली तारीख पे मिठाई लेके आना। तो अगली तारीख पे वो लेके गए। रसगुल्ले उन्हें बहुत पसंद थे। अच्छा। उन्होंने खाए और सब साथियों को खिलाए और कहा कि अब मैं मानूंगा कि तुम पास हो गए। तो बहुत मतलब वो खुश मिजाज थे, बहुत हंसमुख थे। इसी चीज में मैं पूछना भी चाहता हूँ कि बेसिकली भगत सिंह जी का नेचर और उनकी पसंद और नापसंद क्या क्या थी, मतलब एक जी कैसे व्यक्तित्व थे, आपको किस तरीके से बताया गया? आपके मेरे पिताजी, दादी जी सब लोगों के सानिध्य में बुआ जी थी। मुझे बहुत सौभाग्य मिला। बुआ जी थी और भगत सिंह जी के साथी थे दुर्गा भाभी, अच्छा। शिव वर्मा, जयदेव कपूर, हाँ। जो आखिरी घड़ी तक उनके साथ थे। हाँ, तो उन्होंने उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बहुत बातें? जिंदा दिल आदमी थे जी, जिंदा दिल आदमी थे और बहुत अच्छे परिवार से थे जी। मतलब मेरे परिवार, वो तो संस्कार तो दिख ही रहे हैं कि परिवार के पास संपत्ति भी खूब थी, लेकिन संपन्न और संस्कार पूरे अच्छे थे। लेकिन वो सब छोड़ के उसमें लगे और बहुत गरीबी में, मुफलिसी में। आपको मालूम है जब पार्टी का काम होता है, जिस शाम साउंडर्स को मारा दोपहर में, उस शाम पर पार्टी के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, रोटी नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से कहीं से कोई सूखी एक रोटी लाके पानी से डुबो के उन्होंने खाई। तो मतलब बिल्कुल उसमें काम किया। कपड़ों के हालांकि बहुत शौकीन थे वो कपड़ों के पहनने के, लेकिन ऐसा भी टाइम आया कि फटे हुए कपड़े पहन के जब वो पार्टी को संगठित कर रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में घूम के, तो बुरे हालात में भी रहे और इसका कोई बुरा नहीं माना। मतलब वो एक देश के लिए संघर्ष है तो उसमें लगे थे। और मतलब किस तरीके से आपने कहा उनको रसगुल्ले पसंद थे? बहुत पसंद। मिठाइयों में जैसे रसगुल्ला हुआ, इसके अलावा खाने में, पीने में सब। दूध बहुत पसंद था। दूध बहुत पसंद था। वो जब फरार होके साउंडर्स को मार के दुर्गा भाभी के साथ कलकत्ता चले गए, तो वहां जाके वो डेयरी से दूध लिया करते थे और कई किलो या छोटी बाल्टी भर के दूध पी लेते थे। तो वो डेयरी वाला हैरान होता था। पंजाबी थे, तगड़े थे और कसरत बहुत करते थे और खाना पीना वैसे भी शुद्ध रहता था, तो शरीर को लगता था। तो ये है जी। और जेल में रहते हुए उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की। जब वो गए तो उन्हें सुविधाएं नहीं दी गई, जैसे साफ कपड़े, समाचार पत्र, लिखने पढ़ने के लिए कोई सामग्री वो नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कोई ऐसे अपराधी नहीं है, जेल आए हैं लेकिन स्वतंत्रता सेनानी है, तो हमारे साथ आप ट्रीटमेंट उस तरह का करें। आपको मालूम है सरकार तो बड़ी अखड़ थी, ऐसी सरकार नहीं थी जहाँ पिकनिक मनाने के लिए लोग जाएं। तो और वो भी आप उस सरकार के अगेंस्ट नहीं कर रहे, उनके सबसे बड़े दुश्मन ही आप हैं। तो उन्होंने हड़ताल कर दी, बीके दत्त ने और भगत सिंह जी ने। दिल्ली से शुरू हुई, जब लाहौर पहुंचे तो दूसरे साथियों ने भी कहा कि हम हड़ताल करते हैं। तो उन्होंने मना किया कि भाई ये बहुत कष्टकारक है, हम लोग कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं। लेकिन सब लोग शामिल हो गए। 114 दिन चली हड़ताल और उसमें 63वें दिन जतिननाथ दास बंगाल से थे। अब पता नहीं आज का युवा 4 घंटे भी भूखा रह पाए नहीं रह पाए, लेकिन इन्होंने 114 दिन की भूख हड़ताल की है। तो अब ये आज की युवा पीढ़ी को सोचना है कि आप उस त्याग और बलिदान के स्तर के हो कि नहीं हो, या सिर्फ हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, मूवीज में आ जाते हैं,
या डॉक्यूमेंट्रीज हो जाती है, इस तरह की बातें सुन के आपके हो सकता है कि मिनट 2 मिनट क्षणिक आपके जोश और उत्साह है, लेकिन ये जो बता रहे हैं भाई, उन्होंने पूरा उस लाइफ को जिया है और बहुत तरीके से जिया है, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल तरीके से जिया है। तो उस भूख हड़ताल का ये नतीजा निकला कि उस समय भाई साहब आप कल्पना कीजिए, कोई मीडिया नहीं था, थोड़े बहुत उर्दू के या रीजनल अखबार होते थे, रेडियो टीवी कुछ नहीं था, पूरे देश में उनकी भूख हड़ताल की चर्चा हुई। और ऐसा भी समय आया कि गुजरात, आंध्र प्रदेश तक, तमिलनाडु तक लोगों ने खाना नहीं बनाया अपने घरों में। जी जी बिल्कुल। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वो सरकार जिसके राज में कहते हैं सूरज नहीं डूबता था, झुकना पड़ा उन्हें। और ABC क्लासेस जो हैं वो तब बनी है उस भूख हड़ताल के बाद। अच्छा, वो जो ए टायर, बी टायर, सी टायर जो है, हाँ जी, वो तब बने हैं। तो ये उनके संघर्षों का परिणाम है और उन्हें सारी सुविधाएं जो उन्होंने मांगी। एक जैसे भाई साहब की आपके मतलब भगत सिंह जी का जो एक स्वभाव तो आपने बताया, और उनका जुड़ाव किससे कितना था, मतलब वो बेसिकली आपके पंजाबी में माता को बेबी या बेबी जी कहते थे, बेबी जी बोलते थे, हमने बेबी जी बोलते। तो उनकी बहनें उनसे कैसे रहती थी, उनकी माँ उनसे कैसे रहती थी, पिताजी के संबंध कैसे थे, आपके भाई के संबंध कितने थे? एक तो ठीक है, एक तो छोटा भाई, एक बड़ा भाई है, लेकिन एक होता है कि हाँ भाई वीरे मतलब दोस्त हो जाता है, जिगरी यार है, कैसे कैसे वो कुछ संस्मरण, कुछ ऐसी बातें। बहुत प्रेम था जी उनका बेबे जी से, अपनी माता जी से। जी, पिताजी से तो खैर डरते थे वो। अच्छा, क्योंकि वो तो हर भारत में हर परिवार में पिताजी होते हैं, उनसे बच्चे डरते ही डरते हैं। बिल्कुल। जब उन्हें शादी के लिए दबाव उन पर बनाया गया, क्योंकि बड़े लड़के थे परिवार के, क्योंकि शादी वो रिश्ता आया अच्छे परिवार से। कहाँ से आया वो कुछ ध्यान है आपको उस टाइम पे? वहीं पास के किसी गांव से आया था, लेकिन अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से आया था। तो भगत सिंह जी ने परिवार छोड़ के कानपुर आ गए। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पत्र जो प्रताप अखबार था उसमें उन्होंने नौकरी कर ली, संपादकीय। कुछ वर्ष वहां रहे, 1-1.5 साल, और फिर वो अलीगढ़ में उन्होंने 6 महीने साल भर अध्यापन भी किया एज ए टीचर। तो किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ है। दादाजी और दादी जी जो थे उनके, वो बहुत चिंता में थे। तो फिर खैर किसी तरह पता चला कि कानपुर में है। वहीं पे उनकी मुलाकात हुई चंद्रशेखर आजाद और सब लोगों से, पार्टी के लोगों से। तो इन्हें संपर्क किया गया, कहा गया कि भाई शादी के लिए दबाव नहीं बनाएंगे, आपकी दादी, आपकी माँ बीमार है, आए। तो ये चले गए। उसी दौरान काकोरी का एक्शन हुआ, जिसमें आपको मालूम है वो लूट लिया खजाना, रेल रोक के, और 4 लोगों को उसमें फांसी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, और 10-15 लोगों को लंबे कारावास हुए। इसकी जांच के लिए, इसके बारे में सुराग निकालने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें लाहौर में गिरफ्तार कर लिया, भगत सिंह जी को। बहाना बनाया गया वहां कोई बम फटा होगा या कुछ दशहरे पे कोई कांड हुआ, बोला आपने किया है। उस बहाने से इन्हें पकड़ लिया, लेकिन काकोरी के बारे में पूछताछ करनी थी। तो इन्हें लाहौर किले में बंद रखा गया, जिसकी आपने एक फोटो भी देखी होगी। चारपाई पे बैठे हैं और एक हल्का सा थोड़ा सा हथकड़ी लगी हुई है और सिर पे पगड़ी नहीं है, वो बेसिकली वो बांधा हुआ है। तो वो CID के अधिकारी थे, वो बात कर रहे थे। तो वो इन्हें मालूम नहीं था कि फोटो ली है CID ने, वो आजादी के बाद नेशनल आर्काइव्स में से मिली है। अच्छा। तो बाद में उन्हें उस जमाने में, कल्पना कीजिए, 60,000 रुपए की जमानत पे छोड़ा गया था। मेरे परिवार की तो इतनी हैसियत थी नहीं, तो दादाजी के जो मित्र थे, कोई व्यापार करते थे, कोई एडवोकेट थे, वकील, उन लोगों ने मिलके 60,000 रुपए, जो शायद आज के हिसाब से करोड़ों रुपए की, 60 करोड़ से ऊपर के हैं कम से कम, तो वो जमानत राशि दे के वो किया। तो जब तक वो उन पर प्रतिबंध था कि भाई ये जमानत की अवधि है, तब तक वो वहां रहे। उन्हें उनके पिताजी ने एक डेयरी बनवा दी, तो वो उस डेयरी में दूध का कारोबार करते थे थोड़ा बहुत। वहीं सब पार्टी के लोग आते थे, यशपाल, जयगोपाल, सब लोग वहीं आते थे। और वो जब वो अवधि समाप्त हुई तो ये फिर घर छोड़ के चले गए।
तो उनका बहुत लेकिन उस दौरान भी मतलब मम्मी से या माताजी से बातचीत रहती थी? हाँ, पूरी मतलब संपर्क में रहते थे पूरे उस टाइम पे? उन्हीं के संपर्क में थे तब तो। वो पत्राचार में या कुछ लेटर वेटर लिख के? और बहनों के साथ में फिर? बहन उनकी जो बड़ी वाली बहन थी मेरी बुआ जी, अमर कौर, उन्हीं से थी। दूसरे बच्चे तो बाद में शायद हुए होंगे या छोटे रहे होंगे, तो दूसरी बहनें। तो बड़ी बहन का तो ये है कि बहुत प्रेम था। और जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन पर, और बड़ा भारी हत्याकांड हो गया, तो लाहौर में थे भगत सिंह जी। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है लाहौर और अमृतसर में। तो एक दिन स्कूल ना जाके चुपचाप वो लाहौर आ गए। अच्छा। और स्वाभाविक तौर पर ट्रेन से आए होंगे। और पूरा दिन वो जलियांवाला बाग में रहे, और वहां से शहीदों के खून की मिट्टी जो थी रक्त रंजित, वो लेके गए। तो शाम को जब गए तो बहन ने कहा कि वीरा जी बहुत देर कर दिया, कहाँ रह गए आप? तो उन्होंने कहा, ओ बहन, नमन करो इस मिट्टी को, इसमें उन लोगों का, निर्दोष लोगों का खून है जिन्हें बिना किसी कारण के जलदायर ने गोली से उड़ा दिया। और इस घटना ने उनके मन पर बहुत प्रभाव डाला। उन्होंने ये निश्चय किया कि इस देश में अंग्रेज नहीं मिलते। तो बहुत प्रेम था। और जैसे मैंने आपको बताया, पिताजी के साथ बहुत निकट के संबंध थे, सबसे ही थे। मेरे दूसरे ताऊ जी, पिताजी के बड़े भाई कुलबीर सिंह, उनसे बहुत निकटता थी। ये सब लोग जितने टाइम वहाँ मुकदमा चला, सब जेल जाया करते थे, जेल में मुलाकात होती थी, मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुलाकात होती थी। तो इसमें एक घटना ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, वो नगमे गाते थे और था, मतलब शेर और शायरी का भी शौक था उनको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था, इंग्लिश की फिल्में, चार्ली चैपलिन वगैरह की। वो एक टाइम को भूखे रह जाते थे, जो पार्टी से पैसे मिलते थे उससे फिल्म देख लेते थे। अच्छा। और लेकिन वो मतलब बहुत शौक था उन्हें पढ़ने का, फिल्म देखने का, अच्छे कपड़े पहनने का भी था, उसका उन्हें अवसर नहीं मिला ज्यादा। तो अदालत में जो उन्होंने इसी तरह एक दिन गजल गाई और वो किया, सरफरोश की तमन्ना मेरे लंबे बसंती चुल्ला, तो उसपे उसने एतराज किया सरकारी वकील ने, और कहा कि भाई इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, अदालत की गंभीरता मुकदमे की उसे ये खराब करते हैं। तो उसपे कहा सुनी हो गई, और उन्होंने पठान जो पुलिस वाले थे, पुलिस को आदेश दिया कि भाई इन्हें हथकड़ियां लगाई जाए। इस पे वहां अदालत में मारपीट हो गई, हाथापाई हुई बहुत। तो उसके बाद उन्होंने अदालत में जाना बहिष्कार कर दिया, वो नहीं गए। कहा गया कि भाई ये फैसला आपकी गैर मौजूदगी में दे देंगे, आपके अनुपस्थिति में। उन्होंने कहा भाई फैसला जो होना वो हमें मालूम है, वो तो हम तैयार है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 3 जजों का स्पेशल ट्रिब्यूनल था भगत सिंह जी पर। दिल्ली के सेशंस कोर्ट में मुकदमा चला बम कांड का, उसमें उन्हें आजीवन कारावास हुआ, बीके दत्त को और उन्हें। और उसके बाद जब वो लाहौर ले जाए गए तो वहां सॉन्डर्स मर्डर में उन्हें फांसी की सजा हुई। तो पहले सेशंस कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला, फिर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया, 3 जजों की विशेष अदालत बनी वायसराय में, जिसमें 2 जज अंग्रेज थे, जस्टिस कोल्डस्ट्रीम उसके अध्यक्ष थे, और एक जज उसमें भारतीय थे, जस्टिस आगा हैदर। और वो आगा हैदर वो सहारनपुर के थे जहां मैं रहता हूँ जी। तो जब मार पिटाई हुई तो जस्टिस आगा हैदर ने अपने मुंह को अखबार से ढक लिया। तो जो ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं जस्टिस हैदर? तो उन्होंने कहा कि आप जो नाइंसाफी इनके साथ कर रहे हैं, जब मैं मरूंगा तो अल्लाह को जाके शक्ल दिखा पाऊंगा कि मैंने ये मंजर नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। और उन्होंने रिजाइन कर दिया। सरकार ने बहुत हाथ जोड़े कि आप जो पदवी चाहें, जो पैसा चाहें, जो कुछ मांग करें, आप इनकी फांसी के आदेश पे हस्ताक्षर करें। उन्होंने रिजाइन कर दिया। नतीजतन वायसराय को दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ी, एक आदमी, वो खत्म हो गई अदालत। जब एक ने इस्तीफा दे दिया, दूसरी अदालत बनी ट्रिब्यूनल, उसने फैसला दिया। उसमें भी फिर एक भारतीय रखे गए। तो इसी दौर में आखिरी जब मुलाकात 3 मार्च की मैंने आपको बताया हुई, हम वहां पे रुक गए थे, फिर हम क्योंकि व्यक्तिगत उस पे आ गए कि एक तो माताजी जब गई, बेबे जी, उनसे भेंट के लिए करीब आ गया था, फांसी की तारीख थी।
तो भगत सिंह जी ने उन्हें कहा कि बेबे जी जिस दिन मेरी फांसी हुई आप मत आना लाश लेने के लिए, किसी भाई को भेज देना, आप अगर रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह जी मार हो रही, कमजोर हो गई, और मैं चाहता नहीं कि मैसेज कमजोरी न जाए। तो उसके बाद अंतिम भेंट जो 3 मार्च की हुई, हाँ, उसमें सब लोग गमगीन थे, परिवार के सब लोग उदास थे कि भाई लगभग आखिरी मुलाकात है, हाँ, और हटके मिलना होगा नहीं होगा क्या होगी बात। लेकिन भगत सिंह जी सिर्फ एक थे जो सबको हंस हंस के दिलासा दे रहे थे कि जी ये घटनाएं तो होती रहती हैं जिंदगी में, ऐसे मंजर होते हैं। और पिताजी को कह रहे थे, दादाजी को कह रहे थे कि आपने तो बड़े संघर्ष किए हैं, आप क्यों कमजोर पड़ते हैं। तो मेरे पिताजी 12 वर्ष के थे, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए, स्वाभाविक थे, ये सोच के कि बड़े भाई से दोबारा मिलना होगा या नहीं होगा। तो भगत सिंह जी ने उन्हें अपने जीवन का अंतिम व्यक्तिगत पत्र लिखा, और उर्दू में है, प्रिय कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और फिर कहा कि और क्या कहूं, और उर्दू में कुछ शेर लिखे, उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज जफा क्या हो। अंग्रेजों को फिक्र है कि नया ढंग हमें परेशान करने का क्या हो, ये हमें शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, जुल्म सितम की क्या इंतहा है, किस लिमिट तक आप हमें तंग कर सकते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। कोई दम का मेहमा हूँ अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, मैं सुबह के उस दिए की तरह हूँ जो कुछ क्षणों में दिन निकलेगा और बुझ जाएगा, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है मानी रहे, मानव शरीर तो मुट्ठी भर राख है, ये तो नष्ट होना ही है, हो जाए या ना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देंगे। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, तुम्हारा भाई भगत सिंह। ये उन्होंने पत्र लिखा और संदेश दिया इसमें पूरा उन्होंने कि मानव शरीर तो क्षणभंगुर है, लेकिन विचार जिंदा रहेंगे, जो विचार हम लेके जाएंगे, और जब देश पे संकटों के बादल आएंगे तो प्रकाशमान करेंगे। एक वो भाई साहब उनका एक ये भी है, अभी जब आपसे चर्चा हो रही थी तब एक व्यक्ति और थे, देव साहब जी, जो उनके साथ में जब जयदेव गुप्ता जी जब वो जा रहे थे फांसी के लिए, तो उनको मिले इन लोगों को आजीवन कारावास हो गए थे, 15 लोगों को करीब, और किसी को आंध्र प्रदेश, किसी को अंडमान काला पानी भेजा जा रहा था। तो सब लोग उदास थे, और उन्होंने जेलर से कहा कि भाई एक बार मुलाकात अगर कर लें, हम अपने साथी से भी जा रहे हैं, दोबारा तो मिलना होगा नहीं। तो जेलर जो है वो हालांकि बहुत सख्त थे, वो मान गए इस बात को, तो उन्होंने मुलाकात का अवसर दे दिया कि आप मिल लें। तो सीखचों के अंदर से ही भगत सिंह जी ने और जयदेव कपूर और शिव वर्मा, उन्होंने गले मिले, एक सीखचों के उस पार दूसरा इधर। तो उन्होंने जयदेव कपूर ने पूछा उन्हें कि सरदार कहते थे, सरदार आप इतनी छोटी उम्र में, 23 साल की उम्र में ही आप चले जाएंगे, तो आपको नहीं लगता है जीवन कुछ लंबा होता? तो भगत सिंह जी ने उन्हें कहा कि हाँ, एक मनुष्य होने के नाते मेरे दिल में भी ये विचार आता है कि भी जीवन थोड़ा और लंबा रहता, लेकिन एक छोटे से जीवन की इससे बड़ी कीमत में क्या हासिल कर सकता हूँ कि फांसी की इस छोटी सी कोठरी में मुझे देश के चारों कोनों से उठती इंकलाब जिंदाबाद के नारे की गूंज सुनाई पड़ रही है, इससे ज्यादा और क्या मैं काम न कर सकता हूँ। तो उन्हें फांसी दी गई, और जैसे मैंने बताया कि मुख्य द्वार पे तो हजारों की भीड़ थी, सरकार ये हिम्मत नहीं कर सकती थी कि उधर से डेड बॉडीज निकाले या परिवार को दे, तो भी दंगे बलवे की आशंका थी। तो उन्होंने जेल की पिछली दीवार तोड़ दी, एक आर्मी का ट्रक लाए और बोरियों में भरने के लिए लाशों को काटा, अच्छा, टुकड़े किए गए तीनों के। तो तीनों जने मतलब एक ही थे, वो तो एक 3 शरीर थे और एक जान थे। और वहां से 60 किलोमीटर दूर सतलुज के किनारे फिरोजपुर की तरफ, जो आज हमारा अंतिम शहर है, वहां सतलुज की नदी के किनारे रेलवे का पुल था, जो दिल्ली से लाहौर ट्रेन जाती थी,
वो वाया फिरोजपुर जाया करती थी, उसके किनारे उन्होंने जला दिया। जब ये सूचना मिली कि ट्रक यहाँ से गया है, क्योंकि आपको मालूम है मतलब उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, अंतिम सब मिट्टी का तेल डाल के जला दिए अच्छा। रात में। एक ग्रंथी एक पंडित ले लिया साथ और और किसी को, जंगल में जाके, और परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं 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 बताया? कुछ नहीं। तो उसी समय ही, उसी रात को ही, जैसे अच्छा। 7:30 बजे फांसी हुई, जी। घंटे आध घंटे में लेके निकल गए होंगे। तो जब शोर मचा के भी फिरोजपुर की तरफ ट्रक गया है, कसूर फिरोजपुर को, हाँ। तो वो सूचना फिरोजपुर में पहुंच गई। तो लोग मशाले लेके यहाँ से लेके देखने के लिए निकले रात में। तो उन्हें सतलुज के किनारे पे जहाँ पुल था रेलवे लाइन के पास, वहां आग जलती दिखी, चिता टाइप। तो समझ गए। उधर से पुलिस वालों ने भी देखा कि भाई लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने जले अधजले टुकड़े नदी के पानी में बहा दिए और भाग गए। तो जब लोग वहां पहुंचे तो वहां जैसे आप देखते हैं कि नदी के पास रेत जो थी वो गर्म थी, और ये लग रहा था कि यही अभी कुछ हुआ है, आगे जल रही। तो लोग वहीं बैठ गए। जब दिन निकला तो देखा कि खून से वो रेता सना हुआ है और टुकड़े भी हैं। उसमें से एक टुकड़ा, ये उनके जो शरीर के टुकड़े किए गए, उसमें से एक हड्डी का टुकड़ा किसका है नहीं मालूम, वो अभी भी संग्रहालय में रखा हुआ है मेरे गांव में, जो म्यूजियम है उनका। तो आप ये देखिए कितना बड़ा बलिदान लोगों ने दिया है। तो कितने निर्दयी लोग थे, निर्दयी लोग थे जी। तो आज ये आप युवा पीढ़ी को कहते हैं कि बिना खड़क बिना ढाल हमने आजादी ले ली। 1857 के जो हजारों लोग मरे वो कहाँ गए, वो किस खाते में गए? सही बात है। ये लोग कहाँ गए जिन्होंने बलिदान दिए? और एक नहीं, इनको क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको कहीं ना कहीं छोटा दिखाया गया और उनको बड़ा दिखा दिया गया। बस वो अगर ये सही पिक्चर आ जाती, हाँ, तो इनका जो व्यक्तित्व है वो दब जाता और छोटा हो जाता, और उनको लगता है कि हमने तो कुछ किया नहीं। क्योंकि एक हमारे वेदों में भी तो है ना कि भय बिन प्रीत ना होए। जी। तो भय के बिन प्रीत नहीं होती है। तो ऐसे ही जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने जब भय किया या उनको बताया कि हाँ भाई हम अब भारत का, ये जो हिंदुस्तान का जो युवा है वो जाग गया है, बिल्कुल, कि उसके मन में वो क्रांति की वो ज्वाला पैदा हो चुकी है, तो उस ज्वाला से वो लोग, तो मुझे लगता है कि उस ज्वाला से ही वो घबराए थे। बिल्कुल। नहीं तो ऐसे तो 100 साल तो उसके बाद में गांधी जी ने पता कितने कुछ कर दिए, क्या कितने आंदोलन कर दिए, क्या कुछ कर दिया। अगर वो फिर वही करते तो फिर वो जिन्ना को और नेहरू को एक मंच में लाके कहते कि नहीं ठीक है, ये हम पूर्ण स्वराज्य के मिशन लेके चले थे, तो पूरा पूर्ण स्वराज्य होना चाहिए, फिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। और अगर आज वो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा कर दिया गया, उसकी कीमत आज तक हम लोग कुछ चुका रहे हैं। देश में किसी ना किसी, पूरा उपमहाद्वीप चुका रहा है, किसी ना किसी रूप में आए दिन चुका रहे हैं। वो लड़ाई तो आज भी नहीं निपटी, चाहे कश्मीर के नाम, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ ना, वो तो जारी है। वो तो आपने ज्यादा भड़का दिया उसमें। और आप अपने सारे संसाधन, जो रुपया पैसा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे लगना था, वो आज आपके बॉर्डरों पे लग रहा है वहाँ। और उस टाइम भी आपने जब कहा बोले तब आपने नया एक राज्य ले लिया, देश ले लिया, तो आप ये पैसे और पकड़ो इसको विकास के लिए। उस विकास की ऐसी कीमत चुकानी पड़ रही है कि हमें आज अपने अंदर ही कहीं अपनी ही शक्तियों से ऐसे लोगों से लड़ना पड़ रहा है जिनको हम जानते नहीं, लड़ना किससे। भाई साहब 2-3 प्रांत थे जिन्होंने आगे लग के किया। एक तो बंगाल, जहाँ बहुत क्रांतिकारी हुए, और एक पंजाब, और दोनों ही प्रांतों को उन्होंने विभाजित किया, खून खराबा हुआ। कम से कम 10 लाख आदमी मरे पंजाब में। तो और एक सज्जन ने सही कहा, एक मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कि इतने जो लोग मारे गए, तो उनका तो नाम भी किसी को नहीं पता जो लोग विभाजन के दौर में मरे हैं। तो बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आजादी की। तो आज अपील यही है सारे युवकों से, नई पीढ़ी से, ये बहुत बड़ी कीमत चुका के आजादी है। और एक बार जब जैसे ये हुआ, उसके बाद में जो सरकार देश बना, भारत बना जी, तो उनका नाम तो उन्होंने जो किया है, वो कोई सी भी सरकार, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, लेकिन उनका कर्ज नहीं चुका सकता, ये मेरी भावना है। लेकिन सरकार ने क्या मदद की उसके बाद में, या आज जैसे आप जाते हैं, तो मैं जैसे आज पहली बार आपसे मिला तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये वो तो दैवीय आत्मा थे जो अपना काम करने के लिए यहाँ पे आए थे और अपना काम करके चले गए थे। क्योंकि ऐसी आत्माएं बहुत
शॉर्ट टर्म के लिए ही आती है, वो अपना कर्तव्य को करती है, उस काम को करने के बाद में ठीक है विलीन है। सरकार ने कुछ नहीं किया जी। सरकार ने आजादी के बाद कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरी दादी जी को 100 रुपए के करीब पेंशन मिलती थी बस। बेबी जी को। 1972 में 73 की जनवरी में किसी वजह से उन्हें लगा, जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उनकी ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हुई कि उन्हें सम्मान करना पड़ा। लोग विद्रोही हो रहे थे तो उन्हें भगत सिंह जी का नाम याद करना पड़ा, तो उन्हें पंजाब माता का टाइटल दिया गया, एक कार दी गई। लेकिन वो उनके अंतिम वर्ष थे बेबी जी के। आप सबको ये सुनना चाहिए और आपको ये समझना भी चाहिए कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं और हमारी सुनवाई कौन कर रहा है। मतलब वो सरकार, जैसे इन्होंने कहा कि सुनवाई हुई नहीं है, बातचीत हुई नहीं है, 100 रुपए की अगर पेंशन है, जिस माँ का एक बेटा या जिस माँ ने अपना बेटा देश के खातिर बलिदान कर दिया, और वो सरकार कह रही है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। भगत सिंह जी के बाद भी संघर्ष नहीं रुका जी। अच्छा। 31 में उनकी बलिदान हुआ जी। उसके बाद मेरे पिताजी और ताऊ जी कुलबीर सिंह और मेरी बुआ, इन तीनों को पकड़ लिया गया अंग्रेजों ने 6-6 वर्ष में भी काट के आए जेल। अच्छा। तो जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो बहुत बड़ी सभा हुई अनारकली बाजार में लाहौर में, और बेबे जी ने, माता विद्यावती जी ने वहां भाषण में कहा कि भाई मेरे एक बेटे को फांसी चढ़ा दिया, एक देवर को शहीद कर दिया, एक देवर जलावतनी में है, निर्वासन में है 40 साल से। अब तुमने मेरे 2 बेटे और पकड़ लिए हैं। मेरे 2 बेटे और भी हैं, छोटे भाई थे रणबीर सिंह और राजेंद्र सिंह। मैं इन्हें भी, क्या तुम समझते हो अंग्रेजों को कहा कि हम टूट गए हैं, मैं 2 दूसरे बेटे भी अर्पित करती हूँ, इन्हें भी ले जाओ। तो ये जज्बा था जी, ये जज्बा था। और बहुत हैरानगी होती है कई बार कि भाई क्या सोच के था। मतलब आपके घर में सैकड़ों बीघे जमीन है और खाने के लिए रोटी नहीं है, सब लोग अंदर है जेल में। तो लेकिन एक जज्बा था। तो ये जो कीमत चुकाई है, ये बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन उस कीमत का वो सम्मान और सरकार की तरफ से वो उनका सम्मान तो भाई साहब यही है कि जो उनके सपनों का देश था वैसा बने। भ्रष्टाचार, जात बिरादरीवाद, भाषावाद और सांप्रदायिकता ये बंद होनी चाहिए। अगर भगत सिंह के सपनों का देश बने तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन लोगों ने किसी भी फ्रीडम फाइटर को, मतलब मेरे ही परिवार को नहीं, सबको इग्नोर किया। थोड़ी बहुत पेंशन 1972 में जब भारत की रजत जयंती स्वाधीनता की मनाई गई, तब फ्रीडम फाइटर होने के नाते पेंशन थोड़ी थोड़ी दी गई इंदिरा जी के टाइम में। तो वो भी अब सब लोगों की पीढ़ी तो चली गई। तो अब यही कामना है कि जिस ध्येय को लेके वो गए जी, उस बलिदान को सार्थक करें। ये मुफ्त की आजादी नहीं है, इसकी हम कीमत समझें, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और उनके सपनों का देश बनाएं। बातें बहुत लंबी है और भी आगे की चीजें निकल सकती है, लेकिन एक समय की मर्यादा है। और एक अगले किसी एपिसोड में हम इस बात को दोबारा करेंगे कि आगे क्या क्या हुआ होगा, या आगे किस तरीके से ये परिवार आगे बढ़ा, किस तरीके से इन्होंने अपना जीविकोपार्जन किया, अपना बिजनेस किया, या आज किस तरीके से ये एक रहन सहन क्या है, जीवन यापन क्या है, आम जिंदगी में क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि मतलब आज की तारीख में आप क्या करते हैं बेसिकली। मैं एडवोकेट हूँ जी, और साथ में मेरा खेती बाड़ी का फार्म है, पिताजी ने स्थापित किया। सन 47 में जब लाहौर से उजड़ के हम लोग पंजाब आए जी, तो थोड़ी जमीन थी वहाँ। तो इनके कोई मित्र थे सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाएं, सस्ती जमीन है। वहाँ फार्म बनाया, यहाँ आके बस गए। मेरे 2 चाचा उत्तराखंड में चले गए, बासपुर एक जगह है नैनीताल के पास। रणबीर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, उनके परिवार वहाँ थे। और ताऊ जी कुलबीर सिंह, वो फरीदाबाद में और फिरोजपुर में उनका व्यवसाय भी था और खेती बाड़ी भी थी। तो सब लोग अलग अलग जगह बिखर गए, लेकिन इस तरह अपना जीवन। और अब जैसे परिवार में कौन कौन है, मतलब बच्चे हैं जी। हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है और एक बीटेक करके अभी अपनी पढ़ाई आगे कर रही है। बहुत बढ़िया। और मेरे कजन है बुआ जी, बीबी अमर कौर के लड़के प्रोफेसर जगमोहन सिंह, वो भी डेडिकेटेड है पूरे इस काम में, रिटायर हो गए हैं और उसके बाद
इसमें वो हैं। और मेरे चाचा जी के सरदार रणबीर सिंह के बेटे फौज से रिटायर हुए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल थे, शनान सिंह, तो वो रिटायर हुए हैं। तो अलग अलग जगह पे सब लोग हैं। बुआ जी का परिवार पंजाब में है, बाकी सब लोग बाहर। भाई साहब, ये मौका मुझे बड़ी किस्मत से मिला है। मैं इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी समय की भी मर्यादा है। जी जी और चूंकि हमारा डिस्कशन लंबा हो गया और आप भी थोड़े से थक गए होंगे, जी क्योंकि दिन भर आपका भी बहुत एकदम टाइट शेड्यूल था, तो मैं पूछना बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूँ और मैं बताना भी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलूँ किसको, कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। आगे इस तरह की बातें हम उनसे जुड़ी हुई, उनके जीवन से और भी जुड़ी हुई बातें हम आपके सामने लेके आएंगे और बिल्कुल इन्हीं भाई साहब के साथ में हम दोबारा मुखातिब होंगे और कुछ नए अंदाज में और उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बातें हम एक दूसरे सेशन में लेके आएंगे। तब तक के लिए NSE9 न्यूज़ के इस इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को आप देखते रहिए और हम वादा करते हैं कि ऐसी हम दोबारा जो जानकारी है वो आपके साथ में दोबारा लेके आएंगे। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पॉडकास्ट में हमारे साथ। आपने मुझे अवसर दिया सबसे बात करने का। तो अगर कुछ आप लोग कुछ एक मैसेज देना चाहें? कुछ युवा भी प्रेरित हुए भगत सिंह जी की जीवन से, जी, तो ये सार्थक हो जाएगी हमारी बातचीत। जी। तो कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं आज की युवा पीढ़ी को? उनके विचारों को आप पढ़ें, उन लोगों के जिन्होंने हंसते हंसते बलिदान दिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, सिर्फ इसलिए कि देश के आने वाली पीढ़ियां सिर उठा के जीवन जी सकें और उन्हें गुलामी का या किसी ऐसी जलालत का सामना न करना पड़े। तो उनके जीवन को आप पढ़ें, उनके बलिदानों पे मनन करें और इस देश को वो स्वर्णिम भारत बनाएं जिसकी कल्पना में उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए, वंदे मातरम, भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में भगत सिंह जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है, भावना है और आप उनको अपना रोल आइकन मानते हैं, तो आपको सिर्फ उनके बताए हुए मार्ग पे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है और जैसा भगत सिंह चाहते थे कि मेरा भारत वैसा बने, आपको सिर्फ अपना योगदान उस भारत को बनाने में देना है। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब का भेदभाव भुलाना है, सबको सामान्य रूप से रहना है, अच्छी तरीके से रहना है, विकास करना है, देश का विकास करना है, खुद का विकास करना है, पढ़ना है, लिखना है और कुछ बनना है। अगर आप सच्चे में चाहते हैं कि भगत सिंह के प्रति हमारी थोड़ी सी भी श्रद्धांजलि हो, तो उनके लिए यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि उनके बताए गए मार्ग पे, उनके बताए गए रास्ते पे हमको चलना चाहिए और यही उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर मिलूंगा। नमस्कार।